शहर में आज भी बड़ी मसाजिद व दरगाह के मेंबरों मीनार रहे खामोश। कोविड के बढ़ते खतरात के पेश नजर सरकार ने जारी किया हुक्मनामा। अवाम ने मसाजिद पर पाबंदी और बाजारों में भीड़ भाड़ पर उठाए सरकार की पॉलिसी पर सवाल। सबकदोश इंजीनियरों की तकर्रुरी के सरकारी फैसले पर बेरोजगार इंजीनियर हुए बरहम। कहा सरकार रिटायरमेंट का मकसद समझाए। तजुर्बा की बुनियाद पर तकर्रुरी गैर जायज है तो सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स की तकर्रुरी पर दी जाए खुसूसी तरजीह। और वादी में सरकारी दावों के बावजूद एहतजाजों का सिलसिला जारी। कहीं सड़कें तो कहीं पुल की तामीर पर लोगों ने दोहराए मुतालबे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4 बज चुके हैं और स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में आज सबसे पहले बात करते हैं जुमा की और जुमा की नमाजों की, क्योंकि वादी भर में आज जुमा के जो इज्तिमात है वो मुनक्कद हुए हैं, लेकिन शहर के अंदर कुछ मसाजिद, कुछ खानकाहें, कुछ दरगाहें जहां पर सरकार की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी, यानी 25 अफराद से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी गई थी। और इजाजत दरगाह हजरत बल के साथ साथ जामिया मस्जिद श्रीनगर यानी तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर, खानकाए मौला, दस्तगीर साहब खानियार और दीगर कुछ मसाजिद के अंदर इस तरह की पाबंदी आयद की गई है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि कोविड के बढ़ते खतरात, यानी सरकार को लग रहा है कि वादी भर के अंदर या शहर श्रीनगर के अंदर कोविड बढ़ रहा है। और तीसरी लहर के हवाले से भी जो मुख्तलिफ वक्त पर सरकार या जो तजुर्बा याफ्ता लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा है कि वादी कश्मीर के अंदर इस तरह के केसेस बढ़ सकते हैं। तो उसी के पेश नज़र सरकार का मानना है, एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि इन दरगाहों को, इन मसाजिद को बंद किया गया है, क्योंकि इन जगहों पर ज्यादा भीड़ या नमाजों की ज्यादा तादाद रहती है। तो इस तरह से कंसर्न तहसीलदार के दफातर से या जो वहाँ कंसर्न्स होते हैं उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर्स जारी किए गए हैं और इन मुंतज़मीन से कहा गया है कि यहाँ 25 अफराद से ज़्यादा लोग एक साथ नमाज नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि जुमा के बढ़ते जो इज्तिमात होते हैं उसमें लोगों का काफ़ी सारा रश रहता है। तो इस वजह से इन मसाजिद के अंदर आज बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद नहीं हुए। कुछ एक मसाजिद के अंदर 25 अफराद जमा हुए और उन्होंने नमाज अदा की, लेकिन आम लोगों के लिए ये मसाजिद बंद थी। खानकाए मौला श्रीनगर में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। और जो दरगाह हजरत बल है, ज़राए के हवाले से यहाँ पर आज कुछ ही अफराद ने नमाज अदा की हैं। तो इस तरह से बड़े इज्तिमात आज भी यहाँ पर नहीं हुए। मुसलसल तीसरे या चौथे हफ्ते इस तरह के फैसले सरकार की जानिब से यहाँ पर आज जारी किए गए थे। लेकिन जैसा कि हमने इससे पहले भी कहा कि दूरदराज इलाकों से यहाँ लोग आते हैं, खासतौर पर जामिया मस्जिद श्रीनगर हो या दरगाह हजरत बल हो, लोगों का अकीदा इन मराकज़ के साथ जुड़ा रहता है और यही वजह है कि यहाँ लोगों का ज़्यादा अज़नाम रहता है, ज़्यादा रश रहता है। तो इस तरह से आज भी यहाँ पर कुछ लोग दूर दराज से आए थे और उनका मानना है कि उनके दिल काफ़ी मजरूह हुए जब वो यहाँ पर आए और जब उन्हें पता लगा कि यहाँ इजाज़त नहीं है 25 अफराद से ज़्यादा लोगों को जमा होने की। तो इस मौके पर यहाँ आए हुए लोगों ने क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। तकरीबन 30 किलोमीटर दरगाह से बंद गरीब गुरबातन हूँ हज और नमाज अपनी मंगा अल्लाह ताला क्या 8 दोन पे दिल रोजान मुतमईन और ये बंद और ये बंद अत बड़ कीरिस तो नाज़रीन, आपने वो लोगों के पैगाम भी सुने, क्योंकि वो यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार की अपनी मजबूरियाँ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी मजबूरियाँ हैं और लोगों के भी अपने जज्बात हैं।
लेकिन अब सवाल पैदा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के जो विजुअल्स हैं जो हम आपकी नज़र कर रहे हैं। नमाजें अदा करने की इजाज़त नहीं है, सरकार का मौक़िफ़ है, मानना है कि यहाँ लोगों की ज़्यादा भीड़ जमा हो सकती है, 25 अफराद से ज़्यादा जमा हो सकते हैं और उससे कोविड के जो इंतजामात हैं उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ सकती है। हालांकि कुछ ही एक जगहों पर इस तरह की, कुछ एक मसाजिद में इस तरह के जो मनाजिर है वो देखने गए, यानी कुछ एक मसाजिद या दरगाह या खानकाहों को लेकर इस तरह के फैसले सुनाए गए। बाकी वादी कश्मीर के अंदर बेशतर मकामत पर इस तरह के इज्तिमात हुए हैं और कोई पाबंदी वहाँ पर नजर नहीं आई। लेकिन ये एक पहलू था। अगर सरकार का वाकई ये मौक़िफ़ है कि वो भीड़ भाड़ को जमा होने नहीं देंगे, लोगों की बड़ी तादाद को एक साथ जमा होने नहीं देंगे, और अगर वाकई सरकार को ये चीज़ भी है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये चीज़ है कि वो 25 से ज़्यादा अफराद को एक ही जगह पर आने की या जमा होने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि उससे कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो ब्रेक हो जाता है, उससे कोविड के बढ़ने के भी खतरात लाहिक हो सकते हैं, कोई शक नहीं। लेकिन इन विजुअल्स के साथ साथ हम आपको दूसरे विजुअल्स भी देखते हैं। ये है बाजार के विजुअल्स। मसाजिद खामोश है, मेंबर और मीनार खामोश थे यार, क्योंकि कोविड था। लेकिन दूसरी जगह ये है श्रीनगर का गोनीखन मार्केट। ये आज की ही तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मास्क की कितने लोगों ने पहनी है। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के कानों पर भी हाथ जो है रखा जाता है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, भीड़ भाड़ है, बाजार खुले हैं। लेकिन सरकार या जो तहसीलदार साहबान इस तरह के ऑर्डर्स जारी करते हैं, क्या उन्हें गोनीखन मार्केट पर नजरें नहीं है, क्योंकि ये वायलेशन यहाँ नजर आ रही है? तो फिर आप लोगों को कैसे एतमाद में लेंगे? इरफान फाजिल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इरफान, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ मसाजिद में हम देख रहे हैं कि नमाजियों को नमाज पढ़ने नहीं देते हैं, और सरकार का लॉजिक भी है कि यहाँ कोविड के खतरात हैं, यानी ज्यादा लोग जो जमा हो जाएंगे तो उससे कोविड के फैलाव में मदद होती है। लेकिन फिर जब गोनीखन देखते हैं, न सिर्फ गोनीखन, लाल चौक, बटमालू, हर एक मार्केट शहरों गांव में देखते हैं तो रश काफी ज्यादा रहता है। तो उस ज़िमन में क्या आपको लग रहा है कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के एतमाद को हासिल कर पाएगी या लोगों को मुतमईन कर पाएगी? बाजारों में रश होगा और नमाजों पर पाबंदी होगी? बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। अगर मैं बात करूं कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को लेकर, तो सरकार आए रोज जो है वो दावे बड़े बड़े बुलंद करती है, मगर जमीनी स्तर पर उसको कितना अमलाया जाता है वो आप भी जानते हो और पब्लिक भी जानती है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे आज जुम्मे के पेश नजर वादी कश्मीर में जो भी इंटरनल मोहल्लाज में जो मस्जिद थी या मस्जिद कमेटी, वहां पर नमाज तो अदा हुई है, अच्छी खासी भीड़ भाड़ वहां पर भी देखने को मिली है। मगर हर जुम्मे हम देखते हैं कि एक हुक्मनामा जारी किया जाता है जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से या तहसीलदार की तरफ से कि 25 से ज्यादा जो लोग हैं इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो सकते हैं, यानी 25 ही इसमें नंबर रखा गया है। हमने सुबह सुबह कुछ जो इंतजामिया के लोग हैं या वक्फ के कुछ लोग हैं उनसे बात की, आखिरकार आज भी नमाज नहीं अदा हुई, क्या वजह है? उनका मानना है कि देखिए जुम्मे का दिन जब शुरू हो जाता है तो हमें ये चीज पता चल जाती है कि आज ये गैदरिंग नहीं होगी, तो इस चीज को पहले क्यों नहीं बताया जाता है, अवेयर क्यों नहीं किया जाता है? नंबर 1। दूसरी बात, जो अकीदतमंद जो फैजियाब होने के लिए दरगाह खानकाहों में पहुंचते हैं उनका दिल मायूस हो जाता है। उनका मानना है कि रिसेंटली जैसे इस बाइट में भी दिखाया कि वो समझते हैं कि मदीनतुस्सानी दरगाह शरीफ जो है हमारे लिए है, 30-30 किलोमीटर चलने के बाद भी वहां पहुंच के उन्हें नमाज अदा करने के लिए नहीं मिलता। उनका मानना है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ है, पब्लिक पार्क्स में काफी ज्यादा भीड़ है। अभी आप देखिए आए रोज कितने सारे फंक्शंस जो है उनको स्टैंड किया जा रहा है, पब्लिक मेले लगाए जा रहे हैं, और उसके जरिए लोग भी समझते हैं कि आखिरकार सिर्फ स्कूलों और मसाजिदों पर यह पाबंदी क्यों है, जबकि चारों तरफ कहीं ना कहीं जो डिफरेंस जो है वो पैदा हो जाती है। फिलहाल इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। लेकिन जरूर अपने नाज़रीन तक या अपने ऑला अथॉरिटी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जिस मकसद से आप ये चीजें कर रही हैं, अगर कोविड ही वाकई एक बुनियाद है इसकी, जिसके राव से मसाजिद पर पाबंदी आयद की जाती है, इससे पहले भी मसाजिद में इज्तिमाई नमाजों पर पाबंदी हुई है और लोगों ने उसका वेलकम किया और लोगों ने सपोर्ट भी किया, कोऑपरेट किया। लगभग साल से 1.5 साल तक इस तरह की पाबंदी रही है, लोगों ने इसमें कोऑपरेशन भी दी है। यहाँ तक कि माह रमजान के मुकद्दस महीने में भी हमने देखा कि इस तरह की कोऑपरेशन लोगों की जानब से रही है। लेकिन जब बाजार खोले गए तो उसके बाद इस तरह का रश देखा गया तो उससे एक एतमाद टूट जाता है, उससे जो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान जो एक रिश्ता होता है वो टूट जाता है, क्योंकि लोग और खासतौर पर कश्मीर के लोग जो कि काफी सेंसिटिव है इन चीजों को लेकर, वो इसे दूसरी नजर से देखते हैं, दूसरी निगाहों से देखते हैं।
और तीसरा ये भी है, जानकार ये भी कहते हैं कि अगर मस्जिद के अंदर लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाए तो उससे क्या होगा कि वहां के मुंतजमीन को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। यानी उनको आप इस चीज के लिए अकाउंटेबल बनाए, इस चीज के लिए जवाबदेह बनाए कि जो भी लोग मस्जिद के अंदर जाए वहां पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और इसके लिए मस्जिद इंतजामिया जिम्मेदार है। अगर वायलेशन हुई तो मस्जिद इंतजामिया को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नंबर 1, मास्क अगर लगाना है तो मास्क का इस्तेमाल मस्जिद के अंदर आराम से किया जा सकता है। जो बगैर मास्क होगा उसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराइए कि आप मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जहां तक साफ सफाई का ताल्लुक है, मस्जिद में बगैर सेहत सफाई कोई जा नहीं सकता है, यानी वहां पर सफाई शर्त अव्वल है। मस्जिद में वही जा सकते हैं जो बावजू होगा, जिसने मुंह हाथ धोया होगा और बाज़ाब्ता तौर पर साफ सफाई के बाद ही मस्जिद के अंदर दाखिल होगा। तो जो कोविड प्रोटोकॉल है, SOPs है, बाजार से ज्यादा मस्जिद पर इंप्लीमेंट करना आसान होगा और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी बहुत कम है। गवर्नमेंट को ज्यादा उसमें मेहनत की जरूरत भी नहीं है, बल्कि जो कंसर्न अथॉरिटीज है, मस्जिद इंतजामिया है, उन्हीं को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। बाजारों में आपके पास वो पकड़ नहीं है, क्योंकि बाजार में आप किसको अकाउंटेबल ठहराएंगे? कितने दुकानदारों को आप बोलेंगे कि आप ये कोविड प्रोटोकॉल यहाँ पर फिलअप करो और उस पर अमल करो? बिल्कुल भी नहीं। यानी मसाजिद में गुंजाइश है रिलैक्सेशन की, लेकिन बाजारों में नहीं। तो इस तरह से जो बाजार के शॉट्स आप देख रहे हैं ये आज के हैं और लोग इस पर हैरान हैं और सरकार की पॉलिसी को लेकर हैरान है और उन्हें लगता है कि ये पॉलिसी अगर सरकार ने कोविड के खिलाफ ऑप्ट की तो नतीजा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। चलो नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करते हैं सरकार के उस फैसले की जिसमें यही कहा गया है कि दिही तरक्की महकमे के अंदर जितने भी इंजीनियर्स की असामियां हैं उनको पुर करने के लिए जो सबकदोश या रिटायर हुए अफसरान हैं या इंजीनियर साहिबान हैं उनकी तकर्री अमल में लाई जाएगी। और अब जो बाकी नए अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो इंजीनियर्स हैं, जिनने इंजीनियर्स की डिग्रियां ली हुई हैं, काफ़ी पैसा खर्च किया है, मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर उनने इस तरह की डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन उनके लिए आप जो वेन्यूज़ है या एवेन्यूज़ हैं वो आप महदूद कर रहे हैं। जब इन असामियों के लिए उन इंजीनियर्स की तकर्री अमल में लाई जाए जिन्हें रिटायर करार दिया गया है तो फिर नए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। तो इस तरह से इस लिहाज से देखा जाए तो इन नौजवानों के साथ ये नाइंसाफी है जो कि वो खुद भी कहते हैं। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के वो इंजीनियर्स हैं जो साल 2020 से मुख्तलिफ महकमों के अंदर काम कर रहे थे और उनका एक अच्छा खासा तजुर्बा भी है और उन्हें अब सरकार ने एक ऑर्डर के जरिए निकाल दिया है। यानी अब वो अनएम्प्लॉय है, अब वो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों पर काम करने वाले नहीं है। अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर इन असामियों के लिए सरकार को इंजीनियर्स की तकर्री करनी है और उसके लिए तजुर्बा याफ्ता होना बहुत जरूरी है, तो क्या वजह है कि उसके लिए रिटायर जो इंजीनियर्स हैं उनकी खिदमत हासिल की जा रही हैं? क्या ऐसे लोगों की खिदमत हासिल नहीं की जा सकती हैं जो 20 साल से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर इंजीनियर साहिबान थे? क्या उनके पास तजुर्बा नहीं है? क्या वो यंग ब्लड नहीं है? क्या वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज से आला तालीम याफ्ता नहीं है? क्या वो नए दौर के नौजवान नहीं हैं? क्या वो नए दौर के इंजीनियर साहिबान नहीं हैं? क्या वो डिजर्व नहीं कर रहे हैं कि वो इन पोस्टों पर उन्हें यहाँ पर फिलअप किया जाए? यही आज हमारा मकसद है, सरकार से बतलाने का और ऐसे लोगों की आवाज़ बनने का, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं हक है। क्योंकि रिटायर होने का हम यही आज तक अर्थ समझे हैं, मकसद समझे हैं कि जब कोई इंसान किसी दफ्तर में काम करता है 30 साल 35 साल या उसकी उम्र अगर 55 साल से 60 के आसपास हो तो फिर उसे रिटायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब वो जिस्मानी तौर फिट भी नहीं होता है, जहनी तौर भी फिट नहीं होता है, सेहत के तौर भी फिट नहीं होता है और उससे फिर रिटायर कहा जाता है। यानी अब उसे आराम लेने की जरूरत है, अब उसे आराम करने की जरूरत है। यही इस पॉलिसी का असल में मकसद है, रिटायरमेंट का मकसद ही यही है कि अब इस इंसान से ज्यादा काम ना लिया जाए क्योंकि अब इसे आराम मिलना चाहिए। अब इसका सेहत भी वो जवाब नहीं दे रहा है, अब इसका जो सेहत है या इसका फिजिकल फिटनेस है या उसका जो जहनी ताकत है या कुव्वत है वो भी अब उससे जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस बुनियाद पर यही कहा जाता है कि ऐसे लोगों की तकर्री अमल में लाया जाए जो नए होंगे, जो फ्रेश माइंड होगा, जो यंग ब्लड होगा,
जो नए नए इदारों में पढ़े लिखे होंगे, जो जदीद तालीम के साथ वाबस्ता होंगे। तो इसी बात को लेकर कुछ इंजीनियर साहिबान के साथ हमारी टीम ने बात भी की है, जिन्होंने इंजीनियर्स की डिग्रियां ली रखी हैं, और उसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उन्होंने क्या कहा इस सरकार के इस मकसद को लेकर या इस फैसले को लेकर, पहले आप तक वो पहुंचाते हैं। और उसके बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल जे के सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है सईद परवेज साहब, उनके साथ हम बात करेंगे। लेकिन पहले जो शहर के अंदर हमने कुछ लोगों के साथ बात की, उन्होंने क्या कहा आप तक पहुंचाते हैं। जो ऑर्डर आया है, जो रूरल डेवलपमेंट का जो इंजीनियरिंग विंग है, उनका एक ऑर्डर पास हुआ है कि जो ऑलरेडी काम करते थे वहाँ पे, जिनने सर्विस किए, जो एक्स सर्विसमैन है और रिटायर भी हो गए, तो वो वहाँ पे फिर से उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट ए गुड थिंग। आपके पास यूथ है, पढ़ी लिखी यूथ है, वो दर बदर होता है, वो उनके पास जॉब्स नहीं है। यहाँ पे एक तरफ से गवर्नमेंट कहती है कि हम यूथ को अकोमोडेट करेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उनको देंगे, उनको गलत कामों में नहीं मुलव्वस होना चाहिए। तो ये दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो मुझे लगता है कि ये एक्स सर्विसमैन को काम देना बनस्बत, मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग हैं, जो वेट कर रहे हैं और भटकते हैं ना, उनको काम देना चाहिए। आप रिसेंटली देख सकते कितनी सुसाइड्स यहाँ पे हो गई है, बहुत सारी राइज हो गए केसेस में। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस ऑर्डर को वापस लेना चाहिए और जो पढ़ी लिखी यूथ है उनको अकोमोडेट करना चाहिए। ये एक्स सर्विसमैन तो इनका एज जो बार होता है वो कैपेबल नहीं होते हैं काम करने के लिए। 60 या जो 55 होता है एज बार, तो उसके आगे उनको पता है कि उनकी कुव्वत नहीं होती है डिपार्टमेंट में वो काम करने की, वो सलाहियत नहीं होती है। हाँ, दे एक्सपीरियंस होती है उनकी उन काम में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो पढ़ी लिखी यूथ है कि वो कैपेबल नहीं है। उनको जब मौका नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस ऑर्डर को उनको वापस लगाना करना चाहिए, तो जो यूथ है उनको अकोमोडेट करना। अगर सरकार एक तरफ से ऐलान करती है कि हम यहाँ के यूथ को अकोमोडेट करना है, जो पढ़े लिखे यूथ है उनको जॉब्स फराहम करने हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप उनसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज छीनते हैं जिसके वो लायक होते हैं, जिसके वो हकदार होते हैं। आपने कहा कि जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक इंजीनियरिंग विंग है, उनकी तरफ से एक ऑर्डर पास हुआ है कि वहाँ पर जितने भी जॉब्स हैं, जो वैकेंसीज है, वो एक्स सर्विसमैन और जो रिटायर्ड पर्सन हैं उनके लिए है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि एक एज बार होता है जब सरकार किसी इंसान को रिटायर करती है। अगर इस बार, इससे पहले भी बहुत बार इस बार पर बात चली थी कि रिटायर होने की एज होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको कम एज में ही रिटायर कर दिया गया, जब ये कहा गया था कि सरकार की तरफ से जो काम करने वाले बंदे हैं वही जॉब में रहेंगे, जो लगता है कि उन्होंने नाकारा है उनको जॉब से निकालिए। तो एक तरफ से आप एक रूल पास करते हैं, दूसरी तरफ से ये कहते हैं कि आप एक्स सर्विसमैन और रिटायर्ड पर्सन्स को ये जॉब दी। ये अनएम्प्लॉयड यूथ की आवाज़ है और सरकार तक वो ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि वो एक यंग ब्लड है, जो जदीद नवियत की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से पढ़ के आए हैं। कोई घिसा पिटा ये प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि एक नया प्रोडक्शन है, नए ज़माने के साथ चले हैं, नई जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हैं और नई मालूमात जानते हैं। और साथ ही साथ सईद परवेज अहमद, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। परवेज साहब, आपका खैर मकदम है और जानना चाहेंगे आपसे कि सरकार के इस फैसले पर पहले ही आम यूथ काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो लोग हैं उनकी तादाद कितनी है और कब से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि 20 साल से आप काम कर रहे हैं और आपका एक अच्छा खासा तजुर्बा भी हो सकता है। तो क्या आपने अपनी ये गुजारिशात R&B या रूरल डेवलपमेंट हुकूमत या उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसके सामने आपने रखा इस तरह का प्रपोजल कि अगर आप वाकई तजुर्बाती बुनियादों पर इनको रिक्रूट करना चाहते हैं तो हम भी उसके शरीक होने चाहिए? शुक्रिया हिलाल साहब, ये एक बहुत ही अफसोसनाक जो आज कल जो यहाँ पे ये एक ऑर्डर आ गया गवर्नमेंट की तरफ से जी, जो रूरल डेवलपमेंट में रिटायर्ड इंजीनियर्स को वापस वो तैनात करने जा रहे हैं। कल भी हमने ये बताया कि ये एक यहाँ के खासकर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के साथ एक बहुत ही उन्होंने एक ऐसा हमें इस वक्त डिस्कस किया है जी। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने 2020 अगस्त में सेल्फ हेल्प इंजीनियर स्कीम को अबॉलिश करके यहाँ के यूटी जे का जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स यूथ है उस टाइम भी हमें इसी तरह से डिस्कस किया गया जी। उस वक्त भी हमने ये बताया कि आप जो फ्रेशर माइंड है, टेक्नोक्रेट्स है, इस स्कीम का वापस लाना, इसका यही मकसद था कि यहाँ का जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स है इट विल बी एन ऑल्टरनेटिव टू द गवर्नमेंट जॉब। लेकिन आज फिर गवर्नमेंट ने और एक ऐसा कदम उठाया है
कि रिटायर्ड इंजीनियर्स को वो तैनात तो करने जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का टेक्नोक्रेट जो फ्रेश ब्रेन है उनको वो मौका नहीं दे रहे हैं नया कश्मीर बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनको वो यहाँ पे मौका नहीं दे रहे हैं आने के लिए। ये क्या, इसके पीछे क्या मकसद है हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप कहते हैं कि नया कश्मीर बनाना चाहते हैं लेकिन पुराने लोगों के हाथों से जो बन नहीं सकता है, जो नए लोग हैं उनका इस्तेमाल नहीं लाया जाता है और उनकी जो एक्सपीरियंसेस है या उनकी जो तजुर्बात है या उन्होंने जो पढ़ाई जिस नए अंदाज में हासिल की हैं उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही है। तो आपने इस तरह की जो शिकायत हैं क्या आपने हायर अथॉरिटी के सामने नहीं रखी है? हमने बारहा यहाँ के हायर अथॉरिटी से ये मामला उठाया। जब लास्ट ईयर भी इस स्कीम को सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर स्कीम जिसमें तकरीबन 15-20 हज़ार लड़के अनएम्प्लॉयड टेक्नोक्रेट्स एंगेज थे, उनकी अगर गवर्नमेंट को अब यही करना था कि वो एक रिटायर्ड इंजीनियर्स को इंस्टेड ऑफ दैट they should have called the self-help group of engineers. We are also the stakeholders. अगर वो हमें ये कहें, we are also the now we have a very good experience of 20 years. They can take the services of the self-help group of engineers. लेकिन instead of that वो retired engineers को लाने जा रहे हैं जिसकी हम पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। और गवर्नमेंट से बारहा हमने ये कहा, हमने उनसे लास्ट टाइम भी हम मिले 2-3 दफा। जब आप सरकार से मिले तो उनका रिस्पॉन्ड क्या आया, उनका जवाब क्या आया इस ज़मन में? क्या आपने उन्हें नहीं कहा कि नए लोग हैं? जो हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब हैं वो भी बेसिकली एकेडमिकली वो भी टेक्नोक्रेट्स हैं जी, उनकी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। हमने उनसे ये कहा इंजीनियर्स की मिजरी जो एक अनएम्प्लॉयड मिजरी देख के उन्होंने हमारी स्कीम को रीएग्जामिन करने के लिए कमेटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भटनागर साहब, लेकिन वो कमेटी का रिपोर्ट उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट किया है, लेकिन वो रिपोर्ट उसका क्या हुआ अभी तक हमारी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो अलग चीज है, वो तो अलग पॉलिसी थी कि आप चाहते थे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्हें कंटिन्यू किया जाए, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो आप नया कहा गया है कि जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वहां पर पुराने लोग ही तैनात रहेंगे, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर अब हायर किया जाएगा, तो इस तजवीज़ को आपने आगे नहीं रखा गवर्नर साहब के सामने या मुतल्लिकीन के सामने कि अगर आप एक्सपीरियंस की बुनियाद पर इन लोगों को खड़ा कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, तो हम भी एक्सपीरियंस्ड है। अभी ये 2 दिन पहले ही ये ऑर्डर आया है और हम मिलने जा रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब से या रूरल डेवलपमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से कि अगर उनको रिटायर्ड इंजीनियर्स लाने इंस्टेड ऑफ दैट वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स को ही मौका दे, वहाँ पे वी कैन यूज आवर सर्विसेज। हम एक इसमें ब्रेन फ्रेश ब्रेन है, फ्रेश टेक्नोक्रेट्स है, उनकी सर्विसेज को आप यूज करें ताकि जो यहाँ का अनएम्प्लॉयड टेक्नोक्रेट है वो भी अपना रोजगार कमाए। हम उनसे मिलने जा रहे हैं। चलिए आप उनसे मुलाकात कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन बात एक बार फिर से यही निकलकर सामने आती है कि नया जमाना है, नया कश्मीर तामीर करना है और इसमें आप पुराने लोगों के बजाय नए लोगों का ही अगर इंतखाब करते तो पब्लिक के मुताबिक, नौजवानों के मुताबिक ये एक अच्छी सिमत में आप जाते और जम्मू कश्मीर को तामीर करते। तो इस तरह से जो पुराने लोगों को यानी रिटायर्ड लोगों को अगर आप फिर से हायर करते हैं, रीएम्प्लॉय करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नए नौजवानों के लिए जो उनकी राहें हैं उन्हें आप काफ़ी तंग कर रहे हैं और उनके लिए ना ही नए एवेन्यूज़ खड़े होते हैं और अगर कहीं पर होता भी है तो फिर उन पर पुराने लोगों को ही यानी एक्स सर्विसमैन को यहाँ तैनात करना कहीं ना कहीं नए नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। चलिए नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करते हैं किश्तवाड़ की, क्योंकि किश्तवाड़ में कल कांग्रेस के वर्करों की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया था और उस दौरान पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया था और इस पर अब कांग्रेस के जो सीनियर लीडरान हैं वो बरहम हो गए। साबिका एमएलए डोडा की जानिब से इस हवाले से आज उन्होंने कोशिश की है कि वो किश्तवाड़ जाए और किश्तवाड़ में कांग्रेस वर्करों के साथ बात करे और उनका मानना है कि जो लाठीचार्ज पुलिस की जानिब से किया गया है वो बेवजह किया गया है, क्योंकि लाठीचार्ज उस वक्त करना चाहिए जब लोगों को कोई खता हो, यानी अगर प्रोटेस्टर्स ने कोई गलती की हो, कोई हल्ला गुला किया हो तो उस ज़मन में लाठीचार्ज करना चाहिए। अगर पुरअमन होते तो उनके साथ पुरअमन तरीके से ही पेश आया जाना चाहिए था। इस तरह की जो बात है वो एक्स एमएलए डोडा अब्दुल मजीद ने की है।
पुलिस का काम है समझाना बुझाना, हालात के ऊपर काबू करना, छोटे बच्चों को समझाना। अगर हम वो लाठीचार्ज का इस्तेमाल करें, लास्ट बात है, अगर कोई आदमी प्रोटेस्ट के दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन पे उतर आए, फिर लाठीचार्ज, पुलिस का काम है लाठीचार्ज करना। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शन पे नहीं आता है तो पुलिस का काम है उसको समझाना। लेकिन इसीलिए हम जा रहे थे, चलो अगर कहीं पुलिस की गलती हुई है या नहीं हुई है, हम उनको समझाने के लिए वहां जा रहे थे, ताकि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन साथ बिठाकर इनकी बात कराएंगे कि किस जगह। चलिए, वक्त काफ़ी मुख्तसर है, लेकिन चलते चलते आपको खान साहब का नज़ारा भी दिखाते हैं और उसके साथ साथ पट्टन का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि खान साहब के अंदर जो दरगर खान साहब का इलाका है, दरगर खान साहब का इलाका, यहाँ पर सड़क नहीं है। यानी जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक इस सड़क की मैग्नेटाइजेशन नहीं हुई है, ये इन लोगों का मानना है। यानी इस तरह की शिकायत का उन्होंने यहाँ पर इजहार किया है और उनका मानना है कि आज तक हुकाम की नोटिस में कई बार लाया गया, लेकिन कोई मैग्नेटाइजेशन इस रोड की नहीं हुई है। बिल्कुल कच्चा रोड है, जब बारिशें होती हैं तो फिर बहुत कीचड़ होती है, यहाँ से पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। इनका कहना है कि घोड़े के सहारे ही वो यहाँ से चलते हैं, जब कोई भी सामान निकालना होता है तो काफ़ी परेशानी होती है। इतना ही नहीं बल्कि पट्टन का भी हम आपको नज़ारा दिखाते हैं, लेकिन पट्टन से पहले हम यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। मेला 2021 की बाकायदा शुरुआत। कोविड-19 की SOPs के साथ एग्जीबिशन में मुख्तलिफ अक़साम के झूले, सर्कश और जादू व तफरीह का लुत्फ उठाएं। मेले में शिरकत के दौरान मुफ्त मास्क, सैनिटाइजर व थर्मो स्कैनर का मुनासिब प्रोटोकॉल। इस तफरीह प्रोग्राम में 500 के करीब लोगों का रोजगार, 50 से ज्यादा नौजवानों का कारोबार जुड़ा है। तो तशरीफ लाएं अपने और अपनों के साथ, बच्चों को जरूर साथ लाएं, ताकि कोविड-19 के बीच में आपकी जिंदगी में राहत और एंटरटेनमेंट का भरपूर जरिया फराहम किया जा सके। आपकी आमद का बेसब्री से मुंतजिर पापोर फन फेयर मेला, अपोजिट EDI बिल्डिंग, ज़ैफरान वैली, सिमपोरा। कोविड-19 में SOPs का खास ख्याल रखना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी। फन फेयर मेला, मुकम्मल तफरीह का इंतजाम एहतियात के साथ। चलिए नाज़रीन, यहाँ पर बात करते हैं हम पट्टन की, क्योंकि पट्टन के अंदर साल 2016 में एक प्रोजेक्ट बनाया गया था कि पुल बनाना है और उस पुल को अभी तक जो है मुकम्मल नहीं किया गया। लोगों का मानना है कि 18 महीने यानी 1.5 साल के अंदर ही इस पुल को मुकम्मल करना था, लेकिन ये पुल मुकम्मल नहीं हुआ है। यानी 1.5 साल का हदफ था, लेकिन 5 साल गुजर गए। अब मकामी लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि इस पुल की तामीर के लिए काम शुरू किया जाए और जो उनकी काफ़ी सारी मुश्किलात हैं इस पुल को लेकर, उन्हें भी दूर किया जाए। तो नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए अपने मेज़बान मीरहिलाल हांजुरी को इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।